अब तक 5 पाठ पढ़ लिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब छठा पाठ है संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। संवैधानिक संकट है क्या? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का एक संविधान है और उस संविधान के तहत भारत का शासन व्यवस्था चलता है। तो संवैधानिक संकट से क्या समझते हैं? अगर जो शासन व्यवस्था है सही तरीके से अगर कार्य नहीं करे, सही तरीके से कार्य नहीं करने का मतलब क्या होगा? जैसे लोकतंत्र में सरकार जनता चुनती है, जनता ही अपना सरकार चुनती है 5 साल के लिए कि वह प्रतिनिधि है, हमारे कल्याण के लिए कार्य करेंगे। लेकिन चुनाव हो जाने के बाद अगर वे जनता के प्रतिनिधि या सरकार के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, तब क्या होगा? एक प्रकार के वह संकट आ जाता है, यानी विकास के कार्य न करके वे अपने मनमाने कामों में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को संवैधानिक संकट कहा जाता है। यानी जनता ने प्रतिनिधि को चुना, और ऐसा होता भी है कि जनता ने प्रतिनिधि को चुना, प्रतिनिधि ने खूब बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उसने कुछ नहीं किया। वो अपने क्षेत्र में आया, भ्रमण के लिए आया तक भी नहीं, समस्याओं को जानने तक के लिए नहीं आया। तो फिर जनता क्या करे? एक प्रकार से संकट की स्थिति आ जाती है, यह संवैधानिक संकट कहलाता है। भारत में जो 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, भारत के संविधान में इन तीनों को एक दूसरे को संतुलन में रखा गया है, यानी तीनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम है जो विधायिका के द्वारा कानून बना है उसका पालन कराना, लागू करना। तो कार्यपालिका में भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक अस्थाई, एक अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे हम सरकार चुनते हैं तो वह 5 साल के लिए चुनते हैं, वह हमारा सरकार 5 साल कार्य करेगा। किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं या एमपी को चुनते हैं, तो 5 साल के लिए कार्य करते हैं और 5 साल के बाद पुनः उनको जनादेश लेना पड़ता है, चुनाव में जाना पड़ता है। तो वे अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी 5 साल के लिए हैं, जनता हो सकता है फिर से उसका चुनाव कर दे, लेकिन वो दोबारा उनको चुनाव लड़ने पड़ते हैं। और एक अस्थायी कार्यपालिका आता है। अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो सरकार जो भी योजनाएं लाती हैं, जो भी नीतिगत फैसले करती हैं, वह उसको लागू कौन करता है? तो उसके लिए एक व्यवस्थित एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत आते हैं क्लर्क से लेकर के कलेक्टर तक, सचिव, मुख्य सचिव, ये सब आते हैं। तो ये परीक्षाओं के द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और ये 5 साल के लिए नहीं होते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा गए हैं, इनके लिए नौकरी की एक उम्र सीमा निर्धारित है, 60 वर्ष तक हम नौकरी करेंगे, उसके बाद ही वे सेवानिवृत्त होते हैं। तो यह जो कार्यपालिका है यह अस्थायी कहलाता है और इसका काम है सरकार जो योजनाएं लाती है उसको सही तरीके से लागू करवाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह उसको लागू नहीं करते हैं। जब
जो प्रशासन है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अनुसार चलता है, तो उसको कह सकते हैं जनता का शासन, कह सकते हैं जनताशाही कह सकते हैं। लेकिन जब इन जो प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जब काम चलने लगता है, विकास के काम सब कुछ उनके अनुसार चलने लगता है, तो उसको नौकरशाही कहा जाता है। उनके अनुसार कब चलने लगेगा, वैसा स्थिति कब आता है, जैसे कोई नेता है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, नेता बनने के लिए कोई आपको विधायक है या एमपी है, बनने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना कोई योग्यता नहीं है। आप पढ़े हैं या चाहे नहीं हैं, अब इसको आप एक बड़ा दोष कह सकते हैं प्रजातंत्र का। विधायक या एमपी तो चुना गया, मंत्री तो चुना गया, लेकिन उनको प्रशासन का पूरा अनुभव नहीं है, उनको सब रूल नहीं आते हैं। तो बताते कौन, उनके जो सचिव होते हैं वे बताते हैं। और अधिकतम जब जो सचिव होते हैं यानी जो प्रशासनिक अधिकारी है, जब नेताओं पर हावी हो जाते हैं और उनके अनुसार कार्य चलने लगता है, नेता का कुछ नहीं चलता, नेता का कोई वश नहीं चलता है, बल्कि जो अधिकारी हैं उनके अनुसार काम चलने लगता है, तो उसी को कहा जाता है नौकरशाही। 1969 में इंदिरा गांधी ने एक बार कहा भी था कि देश के विकास में नौकरशाही एक बड़ी समस्या बन गई है, यानी नौकरशाही अड़ंगा डाल रहा है। उनका कहने का मतलब ये था कि सरकार योजनाएं तो ला रही हैं सब कुछ, लेकिन उसको समय से पूरा करना, सही तरीके से लागू कराना काम किसकी है, वही प्रशासनिक अधिकारियों की है। तो वे बाधा हैं, हालांकि उनकी इस बात की आलोचना भी हुई थी। तो नौकरशाही, लॉस्की एक विद्वान, उनका कहना है कि नौकरशाही एक अपरिहार्य दोष है, यानी दोष है, कमियां है। सरकार ने योजना ले आया, लेकिन वह अधिकारी हैं उसको जल्दी से उसको लागू नहीं कर रहे हैं, काम को बहुत लंबा खींचते चले जा रहे हैं, तो उसमें दोष है। लेकिन लॉस्की का कहना है कि लेकिन आवश्यक भी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, व्यवस्थित नौकरशाही के बिना काम नहीं चल सकता है, प्रशासनिक व्यवस्था के बिना विकास का काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। एफएम मार्क्स का कहना है कि जो नौकरशाही है उसको देश हित में अपना कार्य अनुशासन से करते रहना चाहिए, करना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। अब एक है न्यायपालिका का मुद्दा। न्यायपालिका का मुद्दा, भारत में जो न्यायपालिका है एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके जो जजेज बनते हैं वे भी प्रतियोगिता परीक्षा दे करके जाते हैं, लेकिन जो मुख्य जज होते हैं, मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और किस आधार पे करते हैं, तो पहले से चला आ रहा था कि जज की जो नियुक्तियां है वह वरिष्ठता क्रम सीनियरिटी के आधार पर होगा, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने चौथे सीनियरिटी क्रम में जो जज थे उनको मुख्य जज बना दिया। इससे काफी आलोचना भी हुई और उनसे ऊपर जो 3 जजेस थे उन लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया। तो न्यायपालिका में सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, इसके लिए न्यायपालिका में सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, यह भी संविधान में व्यवस्था किया गया है। 1967 में गोलकनाथ प्रकरण में कहा गया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना व्यवस्था देते हुए कहा कि जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उस पर सरकार कटौती नहीं कर सकती है, यह उन्होंने व्याख्या दिया। 1970 में
बैंक राष्ट्रीयकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया है उसको अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और वह मामला कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया कि उसमें कुछ तो आंशिक रूप से अवैध, कुछ मामले हैं उसको पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को अवैध घोषित कर दिया, न्यायपालिका ने अवैध घोषित किया। 1971 का 24वां संविधान संशोधन, यानी देख रहे हैं कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में कुछ टकराव का मामला आ रहा है। उसी को देखते हुए 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत कहा गया, यानी सदन में आया, सदन के द्वारा कहा गया कि संशोधन का अधिकार है, सदन संविधान के जिस भाग में चाहे संशोधन कर सकता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि न्यायपालिका का कहना है कि आप मौलिक अधिकार है उसमें कटौती नहीं कर सकते हैं, यानी संसद के अधिकार को एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। लेकिन संसद का कहना है एक संशोधन कर दिया और उसके तहत कह दिया कि नहीं, सदन को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, उसमें बदलाव करने का अधिकार है। 1973 के केशवानंद भारती केस, 1973 के केशवानंद भारती केस कोर्ट में जब गया तो कोर्ट ने कहा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी सरकार चाहे तो भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब मौलिक ढांचा है क्या? जो उसके संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, मौलिक ढांचा है, उस पर संशोधन नहीं कर सकता है। अब मौलिक ढांचा है कौन कौन? मौलिक ढांचा हो गया संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, भारत का गणतांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच जो सामंजस्य है उसमें, यानी इन सब में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये 1973 में केशवानंद भारती केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दिया। संवैधानिक संकट के अंतर्गत कहा गया कि संवैधानिक संकट में होता क्या है कि जो चुने गए प्रतिनिधि है अगर अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं तब क्या हो। तो गुजरात में यह देखा गया, यहाँ गुजरात से शुरू हुआ और गुजरात में यह देखा गया, कांग्रेस का सरकार था और वहां पर विद्यार्थियों का एक आंदोलन चला और उन लोगों ने देखा कि राज्य में न परीक्षाएं ठीक समय से हो रही हैं, न प्रतियोगिता परीक्षाएं समय से हो रही हैं, यानी हर व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। उसको देखते हुए विद्यार्थियों का जो समूह था, दल था, उन लोगों ने विधायकों के घर जा करके, यानी जबरदस्ती उनसे त्याग पत्र लिखवा दिया, दबाव में त्याग पत्र लिखवाया, क्योंकि वे काम कर नहीं रहे, त्याग पत्र लिखवाया और त्याग पत्र देने के कारण उनका कांग्रेस की जो सरकार थी वो गिर भी गई। अब उसी को देख करके बिहार में भी शुरू हो गया आंदोलन। बिहार में भी कांग्रेस का सरकार था और बिहार में आंदोलन के तहत कोशिश किया गया कि यहाँ भी जो विधायक है उनसे त्याग पत्र लिखवा दिया जाए। और बिहार में उस समय कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। यह जो प्रयोग गुजरात का था यह बिहार में सफल नहीं हो पाया
तब भी गुजरात की जो स्थिति थी, गुजरात में जो कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे चिम्मन भाई पटेल, उनकी सरकार गिरी। बिहार में यह प्रयोग होने लगा। अन्य राज्यों की यह स्थिति देखते हुए, यानी इस अव्यवस्था को देखते हुए, एक तरीके से कहा जाए तो यह सही भी नहीं है। जबरदस्ती किसी से हम त्याग पत्र लिखवा लें, लेकिन वो कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, तब भी यह तरीका अब जो हो, लेकिन देश में अव्यवस्था की स्थिति तो आ गई। इस स्थिति को अपने तरीके से कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 1974 में 33वां संविधान संशोधन किया। संविधान में उसके तहत कह दिया गया कि अगर किसी विधायक से या एमपी से अगर दबाव में त्याग पत्र लिया जाता है, लिखाया जाता है, तो सदन के जो अध्यक्ष हैं उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 1974 के संविधान संशोधन में तब भी यह संशोधन हुआ, स्थिति कंट्रोल करने के लिए संशोधन किया गया, लेकिन स्थिति को अनियंत्रित देख करके, अव्यवस्थित देख करके 1975 में कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। अब आपातकाल, ये आपात 3 प्रकार के होते हैं, इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 इसमें आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है का प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल देश में जब आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाए, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाए, देश में कोई ऐसा विद्रोह शुरू हो जाए जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए या विदेशी आक्रमण हो जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 का के अधिकार के तहत सरकार आपातकाल लगा सकता है देश में। तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में ही केवल लगा कि उससे पहले भी लगा था? भारत में कितने आपातकाल लगे अभी तक? 352 के तहत 352 के तहत भारत में 3 आपातकाल लगे हैं अभी तक। एक 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, दूसरा 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, और तो बाहरी आक्रमण के स्थिति में और आंतरिक गड़बड़ियों की स्थिति में इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाए जाते हैं। यह आपातकाल राष्ट्रपति शासन भी कहलाता है। किसी राज्य की, केंद्र की जो सरकार है, आपातकाल लगाता कौन है? आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद के इच्छा से नहीं लगा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सलाह से ही कार्य करता है। यानी कहने के लिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाता है, लेकिन रियल में उसके पीछे है कौन सलाह देने वाले? तो प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल है। तो राज्यों में आपातकाल किसी केंद्र सरकार को लगता है, राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य की कानून व्यवस्था कंट्रोल से बाहर है, तो उस स्थिति में उस राज्य में आपातकाल लगाए जा सकते हैं 356 अनुच्छेद के तहत। और भारत में सबसे पहला आपातकाल पंजाब राज्य में लगाया गया था 1951 में। 360 कहता है वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय आपातकाल इस तरह से समझ सकते हैं, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगे हैं। और वह होता क्या है, जैसे
पिछले साल भी काफी लंबे समय तक भारत में लॉकडाउन रहा, अभी भी भारत में लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन के कारण न केवल व्यक्ति विशेष का आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकार का भी उतना ही अधिक नुकसान हो रहा है। यानी काफी अधिक आर्थिक घाटा सरकार झेल रहा है, और आर्थिक संकट आने पर सरकार आपातकाल लगा सकता है। भारत सरकार अब लगाएगा नहीं लगाएगा, मतलब इस तरह का अगर स्थिति आता है कि आर्थिक संकट की स्थिति आ गया तो आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, और भारत में भी एक भी बार नहीं लगे हैं। इसके तहत होता क्या है, आपातकाल, अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो सरकार ये कर सकता है कि जो भी सर्विसेज हैं, नौकरियां हैं, या चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका वेतन, यानी अब वे तय करेंगे उनके वेतन में कुछ कमी की जा सकती है, या कुछ जो वित्तीय स्थिति है उस पर सरकार रोक लगा सकती है, वित्त पर रोक लगा सकती है, यानी अपने नियंत्रण में ले सकती है। तो अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 1975 में 38वां संविधान संशोधन किया गया। 38वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी राष्ट्रपति को अगर उस विषय पर संतोष है तो उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस तरह की कई घटनाएं हैं, यह उस समय का यहाँ रहा, अभी भी इस दौर में है, या काफी विवादित रहा है। कई राज्यों पर राष्ट्रपति शासन सरकार के द्वारा लगा दिया जाता है, कोर्ट उसको फिर से उसको बहाल कर देता है। तो इससे ऐसे कई मामले आए हैं और वह काफी विवादित रहा है। तो 1975 में सरकार ने 38वां संविधान संशोधन किया। उसके तहत कहा कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 1975 में ही 39वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, इनका अगर चुनाव होता है और चुनाव से संबंधित मामला अगर है, किसका, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा स्पीकर हैं, इनका चुनाव संबंधी मामला आ गया, चुनाव में गड़बड़ी का, धांधली का, तो अगर इस तरह के कोई मामले हैं तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा, इसके लिए अलग से एक मंच बनेगा, यह कहा गया, संशोधन कर दिया गया। अब 1976 में सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन किया। इस संशोधन के तहत कहा गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको मानने के लिए बाध्य है। यानी जो कहेगा, अनेक तरीके से कहेंगे, 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के अधिकार को और कमजोर किया जा रहा है। जो मंत्रिमंडल ने फैसले लिए उसको वो कहा गया कि वो मानने के लिए बाध्य है। यानी इतने समय तक जो आपातकाल लगा और जिस प्रकार की नीतियां बनी, आपात स्थिति में जिस प्रकार लोगों को जेलों में डाला गया, अखबारों पर रोक लगाए गए, और वह उथल पुथल और तानाशाही व्यवस्था का प्रभाव यह रहा कि 1977 में जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस की हार हो गई, जनता पार्टी की सरकार बन गई, जनता पार्टी की जीत हुई, उसकी सरकार बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, यानी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई।
ऐसे उसमें जो प्रधानमंत्री बने उसमें और कई पार्टियां मिल करके आई। नारा आया था इंदिरा हटाओ का नारा, और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में। 1971 में गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। गरीबी हटा कि नहीं हटा, या कि गरीब ही हट गए, तो यह नारा दिया था। चुनाव में काफी चला, जीत भी मिली, लेकिन इस चुनाव में नारा रहा इंदिरा हटाओ का नारा। तो इसमें कई पार्टियां मिल गई और कांग्रेस की हार हुई। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो इसमें और जो पार्टियां मिली थी उसमें और लोग भी थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मोरारजी देसाई को बनाया गया। और दो व्यक्ति जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, इनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। जनता पार्टी की सरकार आने के साथ ही भारत में 9 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उसको भंग करके और पुनः चुनाव कराया गया, तो वहां भी फिर जनता पार्टी जीती और उसकी सरकार बनी। 1979 में जो चौधरी चरण सिंह थे वे अलग हो गए, असंतुष्ट हो गए, यानी कई गुट आकर के मिले थे, आपस में तनातनी शुरू हो गई, तो चौधरी चरण सिंह अलग एक पार्टी बना लिए, जनता पार्टी सेकुलर। जनता पार्टी सेकुलर अलग एक दल बना लिए। मोरारजी देसाई की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को त्याग पत्र देना पड़ा, संख्या कम हो गया। फिर नए प्रधानमंत्री के रूप में पार्टियों ने मिल करके चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री पद के लिए चौधरी चरण सिंह आगे आए, लेकिन वे विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, तो उनकी भी सरकार गिर गई। अंततः 1980 में पुनः चुनाव हुए और इंदिरा एक बार दोबारा, इंदिरा कांग्रेस है, दोबारा सत्ता पर आ गई। और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और इसी के बाद कहा जाता है कि जो जनसंघ, भारतीय जो जनसंघ एक पार्टी थी, उसने अपने पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी का पहले जो नाम था वो जनसंघ के नाम से था। अल्पकाल में, अब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो बहुत ही कम समय के लिए बने, तो उतने कम समय में ही लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कई काम हुए थे। वे क्या क्या काम थे? तो 1978 में 43वां संविधान संशोधन हुआ। 43वां संविधान 42वें के तहत क्या था? 42वें के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के राय को मानने के लिए बाध्य है, इन्होंने उसी को उलट दिया। 43वें संविधान संशोधन के तहत 42वां जो संविधान संशोधन था, यानी इसको हटा दिया, फिर पूर्व रूप में ला दिया गया। 1978 में ही 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत कहा गया 38वां संविधान संशोधन और 39वां संविधान संशोधन दोनों को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। पहले जो 38वां संविधान संशोधन था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और वह लगा देता है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसको हटा दिया गया, यानी चैलेंज किया जा सकता है। फिर 39वां जो संविधान संशोधन था, इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर के चुनाव को कोर्ट में नहीं ले जाया करके अलग मंच में उसको हल किया जाएगा, उसे भी उसमें समाप्त कर दिया गया। 1980 में जनता पार्टी
हार गई, कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन पहली बार तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी, वह भी इतने कम समय में वो हार गई, गिर गई। उसका कारण क्या था? जनता पार्टी के हार के कारण सुसंगठित पार्टी नहीं, अलग अलग कई दल थे, इसलिए वे हारे। और वे किस लिए एकजुट हुए थे? इंदिरा हटाओ के नारे पे। जैसे अभी सभी विपक्षी पार्टियां हैं, 2014 से मोदी हटाओ का नारा, 2019 में भी मोदी हटाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन सबका आधार अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं। केवल किसी पार्टी विशेष को विरोध के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए अगर हम एकजुट होंगे तो स्वाभाविक है कि टूट की ओर बढ़ेगा। तो कोई एक संगठित पार्टी नहीं थी, कई पार्टी थी। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब ये आंदोलन चला था तो सफलता मिली थी, लेकिन इस दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद एक जो नेतृत्व होता है उसका अभाव हो गया। जयप्रकाश नारायण नहीं रहे जो पार्टी को संगठित कर सके। योग्य नेतृत्व का अभाव। सभी पार्टियों के अपने अपने लीडर हैं, लेकिन योग्य लीडर जो सबको एकजुट रख सके, उस तरह के व्यक्ति का अभाव रहा। नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय। और देश में जब स्थिति इस प्रकार की आई कि सरकार के द्वारा नागरिक अधिकारों का हनन किया जाने लगा, उनके अधिकारों को दबाया जाने लगा, तो उसको देखते हुए अपने हितों की रक्षा के लिए कई संगठन आ जाते हैं। देश में कई संगठन बने, उसमें एक दो नाम है, नागरिक स्वतंत्रता संघ, नागरिक स्वतंत्रताओं का लोक संघ, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोक संघ। यानी कई दल बना लिए गए, संगठन बनाए गए, जो केवल था जनता का जो अधिकार है हम अपना उसको बचा के किस प्रकार रख सके, इसके लिए कई संगठन आ गए थे।